हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू योर टुडेज रैपिड रिविजन। क्या करने वाले हैं सर? आज के रिविजन में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर 3 एक सुर में एक फ्लो में पूरा खत्म करने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बच्चा ये रिविजन देख रहा है, अगर बात सुन पा रहे हैं तो आप ये कसम खाइए कि ये रिवीजन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप इस वीडियो को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू करना बहुत आसान होता है, आखिरी तक देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ना ही आप इस वीडियो को 4 दिन खींच करके देखेंगे, आप अभी इस वीडियो को पूरा पूरा बैक टू बैक देख करके खत्म करेंगे और इसके साथ पढ़ पढ़ के खत्म करेंगे। दोस्तों, ये रैपिड रिविजन जो है ये आप लोगों के लिए एकदम रिलेवेंट है May 24 एंड November 24 स्टूडेंट्स के लिए। और ये पूरा आईसीआई के अपडेटेड मॉड्यूल के हिसाब से, और इसमें सारी अमेंडमेंट्स भी कवर होने वाली है। अब दोस्तों, मैं बता दूं, जिस किताब से हम रिवीजन करने वाले हैं वो आप लोगों का द अल्टीमेट सोल्यूशन का समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का हम अभी सेशन नहीं लेने वाले, अभी हम समरी नोट से पूरा रिवीजन करेंगे। ये बुक के बारे में आपको बता दूं, ये बुक जो है, जो मैंने पहले वीडियोस में भी बताया और हर वीडियो के शुरू में एक बार बताऊंगा आप लोगों को, कि ये बुक जो है पूरे 200 पेज में आपके सीए इंटर लॉ को समराइज करके देती है। दोस्तों, ये जो सीए इंटर लॉ को समराइज करके देती है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो 200 पेज की किताब है, इसमें बेयर एक्ट भी आपका यही है, आईसीआई मॉड्यूल भी यही है, समरी नोट्स भी यही है और चार्ट बुक भी यही है। जो है यही है सर, 200 पेज में सब कुछ जहां जैसा जरूरत है वो आपको मिल जाता है। आप देखेंगे इसमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी मिलेगी, फॉर्म्स की समरी भी मिल जाएगी और सेक्शंस की भी समरी मिल जाएगी। सो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस बुक। नाउ इनफ ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अब मेरी बात सुनो सर, मैं आप लोगों का सेशन शुरू करता हूं, जहां पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस का रिवीजन करेंगे और प्रोस्पेक्टस की बातें करेंगे। दोस्तों, प्रोस्पेक्टस में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लीज मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना। दोस्तों, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर जो है वो शुरू होता है सेक्शन नंबर 23 से लेकर के 42 तक। कहां से कहां तक राजा? सेक्शन 23 से लेकर 42 तक। अब दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये ब्रॉडली दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट आपके पब्लिक ऑफर की बात करता है और दूसरा पार्ट प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। पब्लिक ऑफर सेक्शन 23 से 41 है और प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 है। एक ही सेक्शन है, सिर्फ सेक्शन 42 है उसमें, जो सबसे बड़ा सेक्शन है। अब दोस्तों, सेक्शन 23 क्या कहता है? वो कहते हैं पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। कहते हैं जो पब्लिक ऑफर होता है ना, वो पब्लिक ऑफर कोई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी वो दे सकती है। अगर बात करें पब्लिक कंपनी की और बात करें प्राइवेट कंपनी की, पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक ऑफर दे सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बोनस इशू या राइट इशू भी कर सकती है। पर दोस्तों, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो वो पब्लिक ऑफर नहीं दे सकती, तो वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं या राइट या बोनस इशू कर सकते हैं। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके बाद दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है, नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज, मतलब जो पब्लिक कंपनी को हम नोटिफाई करेंगे, हम यानी कि कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, कैन इशू सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन। जो मैं आप लोगों को समझा रहा था, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। कुछ कंपनीज है, हर कंपनी नहीं, कुछ कंपनी जिसका हम नाम नोटिफाई करेंगे, अगर तुम जाके अप्रूवल लोगे कि तुम्हारा नाम नोटिफाई हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स जो है, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स इंडिया के बाहर किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में अगर डायरेक्ट लिस्टिंग करना है ना, तो वो भी हम अलाउ कर देंगे, पर कुछ नोटिफाइड कंपनीज के लिए हम अलाउ करेंगे, हर किसी के लिए नहीं। इनके लिए हमने क्या कहा? ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। बट उसके अलावा से अगर किसी और को फॉरेन से पैसा चाहिए, तो किसी और को फॉरेन से पैसा चाहिए ना, तो तुम जीडीआर इशू करो, जिसके बारे में हम लोग सेक्शन 41 में पढ़ेंगे। क्या? जीडीआर इशू कर देना। अरे समझ रहे हो कि नहीं राजा? हाँ या नहीं? ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शुरू होता है। सबसे पहले सिक्योरिटी का डेफिनेशन समझते हैं। सिक्योरिटी का डेफिनेशन बस इतना याद रखना, सिक्योरिटीज शेयर्स क्या होता है? जब आप कहते हो शेयर्स, तो आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हो। जब आप कहते हो सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी इज अ प्रोडक्ट टर्म, उसमें शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर भी आते हैं, डेट भी आते हैं, सब चीजें आ जाती है। तो सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म, शेयर इज अ नैरो टर्म। बस इतना ही याद करना है आपको। उसके बाद याद रखना, एक छोटी सी बात लिखी हुई है सर, जो आपके एमसीक्यू में भी कभी आई थी, कि सिक्योरिटीज शेल नॉट इंक्लूड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सर, ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? आपको इसमें तो नहीं, मैं आपको टैक्स में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कि आप लोगों का सिक्योरिटी शेल नॉट इंक्लूड यूएलआईपी, जिसको हम प्यार से यूलिप भी बोलते हैं। मतलब सर बेसिकली ये समझ लो, आपको पता होगा अगर आपके घर में किसी ने इंश्योरेंस लिया है, तो कुछ हिस्सा उसमें इंश्योरेंस का होता है और कुछ हिस्सा उसमें इन्वेस्टमेंट का होता है। तो उनको हम कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और इंश्योरेंस भी हो रहा है। तो वो सिक्योरिटी के डेफिनेशन में नहीं आता, सिर्फ सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में लिया गया है। अब दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब इन्होंने कहा, किसी भी डॉक्यूमेंट को तुम प्रोस्पेक्टस बुला रहे हो ना, तो हमारे लिए वो प्रोस्पेक्टस है। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस, एंड इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी अदर नोटिस, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग
गेनिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट से आप पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो ना, उसको भी हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। सर ये क्या हो गया, ये आपके प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन हो गया। एकदम ध्यान से सुनो, प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम तुम प्रोस्पेक्टस रखो, या रेडरिंग या शेल्फ प्रोस्पेक्टस, या कोई भी ऐसा नोट, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, या कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आप पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो, उसको हम प्रोस्पेक्टस दे देंगे। तो ये अब नाम दे देंगे तो ये चैप्टर अप्लाई हो जाएगा। सर सेक्शन 24 क्या कहता है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस ये कहता है कि लिस्टेड कंपनी है, कि एक कंपनी विच इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो उसको सेबी का रूल्स और रेगुलेशंस लगेगा, उसको सेबी अप्लाई होगा। कंपनीज एक्ट में सब साफ साफ बोल दिया कि अगर तू लिस्टेड हो गई ना बेटा, तो तू अब हमारे घर की नहीं किसी और की हो गई, अब तू सेबी के हवाले कर दी गई है, अब तू सेबी की ही कंप्लाइंसेस कर लेना। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो ना तुम? तो मेरी बात सुनो सर, सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है राजा? सेक्शन नंबर 25 कहता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है? मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस नहीं है, पर उसको हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। सर इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। मत खुल, मत खुल, मत खुल, मत खुल, बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदे तेरा मामा। अरे क्या कर रहे हैं शुभम, इधर आओ। सुनो सर मेरी बात सुनो, क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि अगर एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स अलॉट किए, किसको? किसी को भी अलॉट किए, लेकिन अलॉट करते वक्त उसका व्यू ये था, उसका इंटेंट ये था दैट दीज शेयर्स which are allotted to such person shall be offered for sale to public। ये पब्लिक के पास ऑफर फॉर सेल के लिए जाएगा। तो भैया जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये ऑफर फॉर सेल हो रहा है ना, इस डॉक्यूमेंट को भी क्या मान लेंगे? प्रोस्पेक्टस। मतलब सर प्रोस्पेक्टस यूजुअली कौन इशू करता है? कंपनी। पर यहाँ पे बीच में कोई बिचौलिया है जिसको हम कहते हैं इशू हाउस। सर लीगल लैंग्वेज में नहीं, पर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इनको हम कहते हैं इशू हाउस। अगर एक इशू हाउस को तुमने शेयर दिया इस इंटेंट से कि वो ओएफएस कर दे, तो उस केस में जिस डॉक्यूमेंट से उसने ओएफएस किया है ना, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मान लेंगे? प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें दो प्रिजम्पशन था, इंटेंट को लेके दो प्रिजम्पशन था, कि दो केस में तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे ही करेंगे कि तुम्हारा इंटेंट ऑफर फॉर सेल करवाने का था। सबसे पहला, जिस दिन ये अलॉटमेंट हुआ उसके 6 महीने के अंदर ऑफर फॉर सेल हो गया। जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उसके 6 महीने के अंदर ऑफर फॉर सेल हो गया, तो हम ये समझ लेंगे कि कंपनी का इंटेंट ऑफर फॉर सेल करवाने का ही था। या दूसरा, जब भी ऑफर फॉर सेल हुआ उस दिन होल कंसिडरेशन पेड नहीं है, मतलब पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला है अगर कंपनी को, तो उस केस में आप दोनों में से कोई भी केस होगा ना सर, तो ये प्रूव हो जाएगा कि इंटेंट वाज टू इशू इट टू द पब्लिक। बट आप अगर चाहो तो अदरवाइज इंटेंट प्रूव कर सकते हो। मतलब ये प्रिजम्पशन हो गया कि भैया तुम्हारा इंटेंट पब्लिक के पास जाने का था, लेकिन तुम चाहो तो इसके अलावा कोई इंटेंट था तो वो प्रूव कर सकते हो। सो अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट द कंपनी अलॉटेड दीज शेयर्स विद एन इंटेंट दैट इट शैल बी ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इन द फॉलोइंग टू केसेस। पहला, अगर 6 महीने के अंदर इशू कर देते हो, या दूसरा होल कंसिडरेशन जो है आपका, वो पूरा का पूरा कंसिडरेशन क्या है राजा? पूरा का पूरा कंसिडरेशन जो है वो अगर नहीं मिला है, तो उन दो केसेस में। अब दोस्तों डीम्ड प्रोस्पेक्टस होते ही क्या होगा? सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस होते ही कंटेंट का जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 26 में, वो और लाइबिलिटीज जो है 34 35 वाले, वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। और तो और सुनो, जो लोग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं ना, जो लोग ऑफर फॉर सेल दे रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्टर मान लिया जाएगा। तो जैसे डायरेक्टर लायबल होते हैं, वैसे ये लोग लायबल हो जाएंगे। सर ये क्या हो गया? ये आपके डीम्ड प्रोस्पेक्टस का इफेक्ट हो गया। उसके बाद जो दो पॉइंट मैंने तुमको बोला ना कि 6 महीने के अंदर सेल किया, या जब भी सेल किया होल कंसिडरेशन पेड नहीं था, तो दोनों केस में ये मान लेंगे कि इंटेंट आपका पब्लिक के पास जाने का ही था, तो इंटेंट को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूफ। अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूफ मतलब इसके अलावा कुछ प्रूफ करोगे तो अलग बात है। दोस्तों डीम्ड प्रोस्पेक्टस हो गया तो क्या? अब तो सुनो भाई, डीम्ड प्रोस्पेक्टस हो गया तो सेक्शन 26 में जो मैटर्स लिखने हैं वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, जो 26 में लिखने हैं वो तो लिखोगे ही लिखोगे। साथ में दो चीजें एक्स्ट्रा देना। पहला, नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, कि जो इशू हाउस है, जो बिचौलिया है, वो कंपनी को कितना पैसा देने वाला है, वो नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन लिखना। और दूसरा, सर कंपनी और वो इशू हाउस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, तो तुम वो टाइम और प्लेस बताओ जहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तुम वो जगह बताओ जहां पे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हमको तो इंस्पेक्ट करना है भैया, तो हमको जगह बताओ। उसके बाद दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट आप इशू कर रहे हो प्रोस्पेक्टस, इसको कौन साइन करेगा? क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो सारे डायरेक्टर साइन करते हैं, तो इसको हमने कहा दो डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर कंपनी है, अगर फर्म है, पार्टनर है, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर साइन करेंगे, तभी जाके वैलिड बनेगा। ये आपको मेरी बात समझ में आई क्या सर? हाँ कि नहीं सर? ये उसके बाद एक केस लॉ है सर। केस लॉ में क्या लिखा हुआ है? केस लॉ में लिखा है कि अगर आप एक राइट इशू कर रहे हो एग्जिस्टिंग मेंबर को, जिसमें राइट टू रिनाउंस है, एंड अगर
50 से ज्यादा मेंबर है तो इसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू तुम राइट इशू कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को भी प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ये सेबी वर्सेस कुन्नमक्कल पेपर मिल्स लिमिटेड के केस लॉ में डिसाइड हुआ था, कोई खास बात नहीं है सर मेरे हिसाब से। अब ये क्या हो गया, ये आपका सेक्शन नंबर 25 हो गया। अब दोस्तों सेक्शन नंबर 26, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 26 सबसे पहले तो ये कहता है, इधर देखो, सबसे पहले तो ये कहता है कि भैया आपके प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर्स आने चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट ये कहता है आपका प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए और आपका प्रोस्पेक्टस साइंड होना चाहिए। ये दो कीवर्ड है। अब सर समझो, जो डेट प्रोस्पेक्टस में तुमने लिखा है उसको डीम्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन मान लेंगे कि भैया प्रोस्पेक्टस इसी दिन पब्लिकेशन हुआ था इसका। और सिग्नेचर कौन करेगा सर? ये बहुत यूनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने बोला ऑल डायरेक्टर्स या ऑल प्रपोज डायरेक्टर्स साइन करेंगे, मतलब सारे के सारे डायरेक्टर्स। जनरली एक डॉक्यूमेंट में सारे डायरेक्टर्स नहीं, मेजोरिटी साइन कर देते हैं, पर यहाँ पे हमने कहा सारे साइन करेंगे। और अगर वो नहीं कर रहे तो उनका कोई अटॉर्नी, जिसको पावर पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है, वो साइन करेगा। पर हमको तो सिग्नेचर सबका चाहिए। सर ये तो हो गया डेटेड और साइन होना चाहिए। इसके अलावा सर प्रोस्पेक्टस में आप कुछ रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन दोगे? हाँ, प्रोस्पेक्टस में आप रिपोर्ट्स दोगे, प्रोस्पेक्टस में आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोगे। कौन सा दोगे सर? जो लॉ कहता है कि सेबी प्रिस्क्राइब करेगा इन कंसल्टेशन विद सीजी, कि सेबी सीजी से बात करके बताएगा कि क्या क्या रिपोर्ट देना है। पर जब तक सेबी हमारे लिए यानी कि कंपनीज एक्ट में अलग से प्रिस्क्राइब नहीं कर देता ना, तब तक जो सेबी रेगुलेशन में लिखा है, सेबी रेगुलेशन में जो लिखा है उसी उसी चीजों को क्या कर देना, आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखा देना जो सेबी रेगुलेशन ने लिखा है। अब दोस्तों उसके बाद हमने बोला यार कंपनीज एक्ट ने पहले सेबी को बोला कि सेबी तू लिख दे हमारे लिए कुछ, सेबी ने नहीं लिखा। फिर कंपनीज एक्ट शर्मा को बोला चल ठीक है, जो उसने सेबी सेबी ने जो सेबी एक्ट के अंदर रेगुलेशन बना रखे ना उनको फॉलो कर ली। अरे फिर कंपनीज एक्ट की क्या इज्जत है? तो हमने बोला कंपनीज एक्ट हम भी कुछ बोलेंगे, तो हमने दो चीजें बोली। सबसे पहला हमने बोला डिक्लेरेशन, कि भैया तुम एक डिक्लेरेशन दे देना कि कुछ सब कुछ कंप्लायंस में है, एवरीथिंग इज इन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट। और एक स्टेटमेंट दे देना कि हमने इस एक्ट का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया। अरे बात तो दोनों सेम ही है ना? हाँ तो सेम ही है, जबरदस्ती प्रोविजन बनाओगे तो ऐसे ही निकल के आएगा। डिक्लेरेशन दे देना कि हमने सारा कंप्लायंस कर लिया है, और एक स्टेटमेंट दे देना कि हमने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है इस एक्ट का, से भी एक्ट का, किसी भी एक्ट का। सर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि बताओ क्या रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोगे। आप वो रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन दोगे जो सेबी सीजी से बात करके बोलेगा। जब तक नहीं बोल देता सेबी रेगुलेशन वाले दे देना, और एक डिक्लेरेशन और एक स्टेटमेंट दे देना। ये आपको लिखना पड़ेगा राजा एग्जाम में। पर दोस्तों ये जो पूरा का पूरा पहला पॉइंट था ना, ये पूरा का पूरा प्रोविजन जो था ना, डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और ये सारे सेबी के रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे। दिस विल नॉट अप्लाई इन टू केसेस। अगर आप सर सेम मेंबर्स को शेयर्स दे रहे हो या सेम शेयर्स इशू कर रहे हो तो दोनों केस में अप्लाई नहीं होगा। सेम मेंबर्स को शेयर्स देना मतलब क्या? वेयर द शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, मतलब राइट इशू कर रहे हो वेयर द शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर, तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। या दूसरा, वेयर द शेयर्स दैट आर बीइंग इशूड आर यूनिफॉर्म विद द एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब जो शेयर्स ऑलरेडी हैं उससे यूनिफॉर्म है, एंड आर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज मतलब लिस्टेड है। तो अगर वो यूनिफॉर्म शेयर्स है और कोटेड भी है मतलब लिस्टेड शेयर्स भी है, तो हमने बोला भैया ये जो तुम्हारा सेबी रेगुलेशन वगैरह का नाटक है ना, ये सब अप्लाई नहीं होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हो या एग्जिस्टिंग शेयर्स जो लिस्टेड है वही वाले शेयर्स जो है उसी कैटेगरी के शेयर्स इशू कर रहे हो, तो दोनों केस में ये प्रोविजन नहीं लगेगा। सर रिविजन में इससे ज्यादा समझा नहीं सकता मैं। अब सर ये क्या हो गया, ये आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद एक बात समझो, प्रोस्पेक्टस को ना आप आरओसी के पास डिलीवर करना, उसको रजिस्टर करने के लिए जैसे ही डिलीवर हो जाएगा ना, उस दिन से 90 दिन की वैलिड रहेगी प्रोस्पेक्टस की। 90 दिन के बाद इसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। सो द प्रोस्पेक्टस विल बी वैलिड फॉर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू द आरओसी। सर डिलीवरी लिखा है, जब आरओसी को डिलीवर कर दिया उसके बाद आप इस प्रोस्पेक्टस को यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको नया प्रोस्पेक्टस बना के नया वापस से आरओसी के पास देना पड़ेगा, पर इसको यूज नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है ये 90 डेज। अब तीसरा मेरी बात समझना दोस्तों प्लीज ध्यान से। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आपके प्रोस्पेक्टस में कभी कभी ना एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट होता है, तो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अगर इंक्लूड करना है तो दो कंडीशन मैंडेटरी है। सबसे पहला, सच एक्सपर्ट इज नॉट एंगेज्ड इन द प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या कहा मैंने? सच एक्सपर्ट इज नॉट एंगेज्ड इन द प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट पीएफएम ऑफ द कंपनी, वो कंपनी को बनाने में या चलाने में उसका कोई हाथ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे, एक्सपर्ट की बात करोगे, तो एक्सपर्ट ने अपना रिटर्न कंसेंट दे रखा है, रिटर्न कंसेंट विड्रॉ नहीं कर रखा है,
और ऐसा एक स्टेटमेंट कि उसने रिटर्न कंसेंट दिया है और विड्रॉ नहीं किया है, ऐसा एक स्टेटमेंट आप अपने प्रोस्पेक्टस में डालोगे, तभी जाके आप अपने एक्सपर्ट का नाम अपने प्रोस्पेक्टस में लिख सकते हो। सर एक्सपर्ट कौन होता है? सर आपका इंजीनियर, सीए, सीएस या रजिस्टर्ड वैल्यूअर या कोई भी इंसान जो सर्टिफाई करने के लिए एलिजिबल है ना, उसको हम एक्सपर्ट कहते हैं। तो एक्सपर्ट का प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और आप उसका विड्रॉ भी कर सकते हो। वो क्या कर सकता है? वो विड्रॉ, उसने रिटर्न कंसेंट दिया है, विड्रॉ नहीं किया है, और ऐसा एक स्टेटमेंट आपने अपने प्रोस्पेक्टस में डाला, तब जाके आप प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का नाम लिख सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, देखो सेक्शन 26 कहता है, पहला इट शुड बी डेटेड एंड साइन। दूसरा, डेटेड के बारे में यहां लिखा है कि भैया द डेट विल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो भी डेट आपने डाला है। और साइन में कौन कौन करेगा? अगले पेज में लिखा हुआ है कि इट शैल बी साइन बाय एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर एंड हिज अटॉर्नी। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि आपको प्रोस्पेक्टस में वो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट देने पड़ेंगे जो सेबी बताएगा सीजी से कंसल्ट करके। जब तक नहीं बता देता तब तक सेबी रेगुलेशन में जो बना है वो दे देना। और दो चीजें और इंक्लूड कर देना, एक डिक्लेरेशन की कंप्लायंस में और स्टेटमेंट की कुछ भी कॉन्ट्रारी नहीं है, कुछ भी उल्टा उल्टा नहीं किया है। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन है ना, ये नहीं लगेगा पॉइंट नंबर 2 में, अगर आप यूनिफॉर्म, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, मेंबर्स को दे रहे हो, या यूनिफॉर्म शेयर्स दे रहे हो, वेयर द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इज टू एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर। और दूसरा, वेयर द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स इज यूनिफॉर्म विद द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑलरेडी इशूड एंड कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद मैंने क्या कहा सर? उसके बाद मैंने कहा आप आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए भेजो, और आरओसी के रजिस्ट्रेशन के बाद 90 दिन तक की वैलिडिटी होगी। उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट ले रहे हो आप, तो उसमें पहला तो वो ही शुड नॉट बी एंगेज्ड इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड रिटर्न कंसेंट दिया है, विड्रॉ नहीं किया है, और ऐसा एक स्टेटमेंट आपने अपने प्रोस्पेक्टस में डाल दिया। प्रोस्पेक्टस के फेस पे दो चीजें और बता देना कि भैया हमने ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको आरओसी को डिलीवर कर दिया था, और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे वो भी बता देना। और अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ तो उसमें पेनल्टी लग जाएगी सर, पेनल्टी आप पढ़ लेना। उसके बाद सर सेक्शन 27 बहुत इजी है। सेक्शन 27 क्या कहता है? इधर देख लो मेरी तरफ, आपको मैं समझाऊंगा नहीं बहुत ज्यादा, पर वेरिएशन हो रहा है दोस्तों। अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने पब्लिक से पैसा ले रखा है और कुछ पैसा अनयूटिलाइज्ड है, क्या कहा मैंने? अनयूटिलाइज्ड है, और जिस चीज के लिए आपने पैसा ले रखा था वो ऑब्जेक्ट्स आप वेरी कर रहे हो, तो आपको चार चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहला, एसआर पास करो। क्या पास करो? एसआर। दूसरा, एसआर का जो भी डिटेल है उसको आपको दो जगह देना पड़ेगा, एक तो न्यूज़पेपर में और दूसरा वेबसाइट में। राजा बोलो किधर? एक बार अपने मुंह से बोलो, अपने जुबा केसरी बोलो, न्यूज़पेपर और वेबसाइट, ये दो जगह देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में दो न्यूज़पेपर है राजा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, एक वर्नाक्युलर है, एक इंग्लिश है एक वर्नाक्युलर है। और उसके बाद आपको तीसरा क्या करना पड़ेगा? द अमाउंट सो रेज्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रेडिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी। इक्विटी शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशन है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोहिबिशन है। और उसके बाद राजा, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर होंगे ना, जितने भी तुम्हारे नाराज फूफा होंगे, उनको एग्जिट ऑप्शन देना कि निकल ले पहली फुर्सत में, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे डिसेंडिंग शेयर होल्डर को कि निकलो भैया, एग्जिट ऑफर ले लो। और ये जो एग्जिट ऑफर आप दे रहे हो ना, ये कौन से प्राइस पे दोगे? जो सेबी का प्राइस डिटरमाइन होगा। और ये ऑफर कौन देगा सर? आपकी कंपनी का प्रमोटर या जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है, वो लोग ये ऑफर देंगे। पर सेक्शन 27 के अंदर आप वेरिएशन करोगे। कैसे सर? पहला ऐसा, दूसरा डिटेल्स न्यूज़पेपर और वेबसाइट में छाप देना, तीसरा इक्विटी शेयर्स में डील मत करना, और चौथा डिसेंडिंग शेयर होल्डर का ऑप्शन दे देना। अब दोस्तों दो बातें याद रखना, जो स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करवा रहे हो ना, ये एक तो पोस्टल बैलेट से होना चाहिए, और दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट आप करवा रहे हो ना न्यूज़पेपर में, ये फॉर्म पीएएस 1 में होता है। ये आपके इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्म है। पीएएस इसलिए क्योंकि प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर का नाम, तो पीएएस 1 फॉर्म में ये क्या होता है? ये आप लोगों का, ये न्यूज ये जाता है आप लोगों का पीएस 1 फॉर्म में जाता है। ये क्या हो गया दोस्तों? ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 27 हो गया। तुमको समझी क्या मेरी बात? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। अब दोस्तों मेरी बात आगे सुनना ध्यान से। मैंने क्या कहा? रूल नंबर 7 कहता है, ये रूल नंबर 7 ये कहता है कि एसआर जब आप पास करोगे ना, तो आप बहुत सारी डिटेल दोगे, उसमें ये सारी डिटेल दे देना कि कितना पैसा लिया था, क्या काम के लिए लिया था, कितना यूज हुआ है, कितना बचा है, किस काम के लिए यूज करने वाला हूँ, क्यों यूज करने वाला हूँ, रीजन क्या है, रिस्क क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों ये आप लोगों का रूल 7 हो गया। अब उसके बाद मेरी बात सुनो, सेक्शन नंबर 28 पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 27 में इसके अलावा और कुछ भी दम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 और 4 आप काट सकते हो। अब आगे सुनो दोस्तों, सेक्शन नंबर 28 क्या कहते हैं? रेडी हो तुम? छोटा सा सेक्शन है। उसके बाद मैंने क्या कहा? सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 28 बात करते हैं ऑफर फॉर सेल के बारे में। कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऑफर फॉर सेल मतलब जब एक शेयर होल्डर
कंपनी के थ्रू अपने शेयर्स बिकवाता है तो उसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। तो इसमें मैंने कहा ऑथराइज द कंपनी, इन्होंने क्या कहा, वेन सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी प्रपोज इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड, अगर आप बोर्ड से बात करके कुछ मेंबर्स ये प्रपोज कर रहे हैं दैट होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग टू पब्लिक, वो अपना होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग को पब्लिक को देना चाहते हैं, मतलब वो ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, तो उस केस में द मेंबर शैल कलेक्टिवली ऑथराइज द कंपनी टू टेक नेसेसरी एक्शन, जो भी लगे बेचने के लिए तू कर भाई, एंड तू रिम्बर्स कर देना कंपनी को फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी खर्चा हुआ है वो तू मेरे को रिम्बर्स कर देना। तो दोस्तों क्या कहा मैंने, चार पॉइंट कहे मैंने, चार पॉइंट क्या कहे, सबसे पहला मैंने कहा ऑथराइज द कंपनी, मतलब क्या, अगर, अटेंशन प्लीज सर, ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है, ऑफर फॉर सेल मतलब राजा, अगर आप अपने शेयर्स किसी कंपनी को, आप अगर अपने आप एक शेयर होल्डर हो, आप अपने कंपनी को जाके बोल रहे हो कंपनी मेरे शेयर्स तू पब्लिक को बिकवा देगा क्या, और कंपनी को मैंने बोला तेरे को जो पावर लगेगा तू कर, तेरा जो खर्चा होगा मैं तेरे को रिइंबर्स कर दूंगा, तो उस केस में आपके शेयर्स जब कंपनी बेचने जाएगा ना तो उसको कहेंगे ऑफर फॉर सेल। अब जिस भी डॉक्यूमेंट से ऑफर फॉर सेल होगा उसको प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा कि ये भी प्रोस्पेक्टस है, और आपका सेक्शन 26 मैटर टू बी स्टेटेड, सेक्शन 34 35 लाइबिलिटी, वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात सुनना, चार चीजें हैं जो आपको ऑफर फॉर सेल के केस में नहीं लगेगा, चार चीजें जो आपको ऑफर फॉर सेल में कंडीशन में नहीं लगेगा। पहला, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, दूसरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये दोनों चीजें आप सेक्शन 39 में बोलते हो कि कंडीशन कंप्लाई होने चाहिए, हमने बोला ऑफर फॉर सेल में नहीं लगेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन मनी, क्योंकि कंपनी नया शेयर थोड़ी दे रही है, वो तो किसी का शेयर लेके बेच रही है ना, तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोई मतलब नहीं रखता। तीसरा, आपका कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, मतलब वो ये नहीं बताएगा पैसे कैसे यूटिलाइज हुए, क्योंकि कंपनी ने पैसा यूज ही नहीं किया, पैसा तो किसके पास चला गया, आपके मेंबर के पास चला गया। और चौथा, कोई भी और इंफॉर्मेशन जो आप नहीं दे पा रहे हो, और नहीं दे पाने के बाद आपका, आपके पास जस्टिफिकेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो क्या करोगे आप, वो इन्फॉर्मेशन दे दोगे। कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो अगर आप नहीं दे पा रहे हो और नहीं दे पाने का जस्टिफिकेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप मत देना, कोई बात नहीं। हमने चार एक्सेप्शन दिए हुए हैं इसमें कि आपके प्रोस्पेक्टस को चार चीजें नहीं लगेगी। सर समझ गए क्या आप, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सर सेक्शन 29 में आप लोगों को यहां से पढ़ाने की जगह मैं बहुत सिंपल करके आपको मेरे नोट से बता देता हूं, इधर देखो दोस्तों, सेक्शन 29 क्या कहते हैं, सेक्शन 29 कहता है हम डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे शेयर्स को। दो तरह की कंपनीज होते हैं, एक पब्लिक कंपनी होता है और एक प्राइवेट कंपनी होता है। हमने प्राइवेट कंपनी को कहा कि राजा तू अपने शेयर्स या तो तू डीमैट फॉर्म में रख ले या तू फिजिकल फॉर्म्स में इशू कर ले, आज भी फिजिकल फॉर्म में इशू कर ले, 2024 में भी फिजिकल फॉर्म में इशू कर ले, हमने बोला चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं राजा, तो पब्लिक कंपनी में क्या होगा, पब्लिक कंपनी के केस में हमने बोला दो तरह की कंपनी होती है, एक तो लिस्टेड कंपनी होती है और एक अनलिस्टेड कंपनी होती है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। हमने बोला लिस्टेड तेरे लिए तो हमने शुरू में ही बोल दिया है सेक्शन 24 में कि सेबी तेरा ध्यान रखेगा, तो हम तेरे से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में हमने बोला, यूपीसी को हमने बोला हम तेरे सारे शेयर्स क्या करवाना चाहते हैं, डीमैट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो इसके तरीका क्या था, सबसे पहले तो हमने बोला कि अगर ये कंपनी कोई भी ट्रांसफर, इशू, बाईबैक, कोई भी इशू, बाईबैक, बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स इशू करना चाहती है ना, ये कंपनी यानी कि जो भी अनलिस्टेड कंपनी है तुम करो, लेकिन तुम्हारे जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, की मैनेजरल पर्सन है, वो सबको बोलो अपनी एंटायर शेयर होल्डिंग को डीमैट में कन्वर्ट करे, पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग को डीमैट में कन्वर्ट करते। उसके बाद दूसरा बात हमने बोला, अब हमने छोटे छोटे शेयर होल्डर पर अटैक मारा, हमने बोला विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर। क्या हुआ था सर 2 अक्टूबर को, बताओ ना, अभी थोड़ी देर पहले तो क्लास में बताया, क्या हुआ था, सत्संग था भाई, स्वामी चिन्मयानंद जी का। उस दिन 2018 को अटैक हुआ, और अटैक में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जितने भी शेयर होल्डर है, तुम अगर अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो या न्यू शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डीमैट में कन्वर्ट करो। तो हमने दो तरफ से अटैक किया, इससे क्या होगा, मोस्टली सारे शेयर होल्डर डीमैट में कन्वर्ट करवा ही लेंगे, पर करवाने के लिए फैसिलिटी भी तो देनी पड़ेगी ना डीमैट की। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको डीआरएस को लाना पड़ेगा पिक्चर में। डीआरएस कौन हो गया सर, डी हो गया डिपॉजिटरी, आर हो गया रजिस्टर्ड टू इशू, एस हो गया शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये तीनों को फीस दे देना और इनके पास डिपॉजिट जमा कर देना, जितना भी डिपॉजिट मांगे। दोस्तों डिपॉजिट कितना लेते हैं ये लोग पता है, ये लोग 2 साल का फीस जितना बराबर डिपॉजिट लेते हैं। तो आपकी फीस मान लो 1 साल की 1 करोड़ है, तो 2 साल की फीस होगी 2 करोड़, 2 करोड़ का डिपॉजिट लेंगे और फीस अलग।
तो आपने ये फैसिलिटी अरेंज करवानी है। एक बार फैसिलिटी हो गई ना, उसके बाद आपको क्या करवाना है, आईसिन नंबर लेना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बार बोलो, अपने मुंह से बोलो भाई, बैठे बैठे बोलो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है। और उसके बाद राजा, ये मिल जाने के बाद ना अपने शेयर होल्डर्स को बताना कि हमारे पास कन्वर्जन का डीमैट का फैसिलिटी है, आओ और अपने आप को डीमैट में कन्वर्ट करवा लो। अब दोस्तों, अगर किसी भी शेयर होल्डर को डीआरएस के साथ डील करने में दिक्कत हुई ना, तो वो रोते रोते चला जाएगा आईपीएफ अथॉरिटी के पास। जो आप डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ते हो ना, आईपीएफ अथॉरिटी, वो वाले अथॉरिटी के पास चला जाएगा और वो डीआरएस के ऊपर एक्शन ले लेगा जैसा भी उसको ठीक लगे। पर आप शेयर होल्डर किसके पास जा सकते हैं, आईपीएफ अथॉरिटी के पास जा सकता है। सर ये ब्रॉडली आपका प्रोविजन हो गया, किसका, आपका पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया 29 का, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं। इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस सुन लो कि आप जब अनलिस्टेड कंपनी हो और आप इस तरह का डीमैट में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक साल में 2 बार फॉर्म पीए6 भरना पड़ता है, जो किसके बारे में है कि कितना शेयर डीमैट में कन्वर्ट हो गया, कितना बचा है। साल में 2 बार भरोगे। पहला आधा साल खत्म हुआ उसके 60 डेज के अंदर, आपका आधा साल खत्म हुआ उसके 60 डेज के अंदर, और दूसरा आधा साल खत्म हुआ उसके 60 डेज के अंदर आप क्या करोगे, आप इसको डीमैट में कन्वर्ट करोगे। अरे समझे क्या मेरी बात, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, ये क्या हो गया, ये आप लोगों का प्रोविजन हो गया इसका। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर सेक्शन 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 को बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे। वो कहता है जब आप प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट करते हो ना, पैसा मंगवाने के लिए प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो उसमें एमओए के बेसिक चीजें बता देना, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, कैपिटल क्लॉज क्या है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, सब्सक्राइबर्स कौन है, और सब्सक्राइबर्स कितना पैसा लेने का प्रॉमिस कर रखे, ये सारी चीज अपने न्यूज़पेपर के एड में डलवा देना जब तो अपने प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कर रहा है। बस इतनी सी बात है सर, क्या काम है, एमओए के सारे कंटेंट को अपने एडवर्टाइजमेंट में डलवा देना, तभी जाके वैलिड एडवर्टाइजमेंट बनेगा। अब सर सेक्शन 31 से लेकर के 35 तक बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के इसी से आते हैं। सेक्शन 31 कहता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। क्या कहते हैं सर, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसकी शेल्फ लाइफ है, मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके जिसके ड्यूरेशन में, जिसकी वैलिडिटी में आप एक ही सिक्योरिटी को मल्टीपल टाइम्स इशू कर सकते हो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, विदाउट द नीड फॉर इशू ऑफ अ फर्दर प्रोस्पेक्टस। आपको एक और बार प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो यहाँ पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया और पैसे लिए, अब आप बार बार पैसे ले सकते हो जब तक ये वैलिड है। सर वैलिड कितना होगा, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होगा। सर क्या हर कंपनी ये कर सकती है, नहीं, सेबी जिसको नोटिफाई करेगा सिर्फ वही कंपनी ये कर सकती है। क्या कर सकती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपका इशू कर सकती है। दोस्तों आपको एक बार, कभी बार बार आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको वापस से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया, और साथ में एक और डॉक्यूमेंट आपको इशू करना पड़ेगा जब आप सेकेंड या सब्सिक्वेंट इशू कर रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। सर ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन से फॉर्म में बनता है, ये पीएएस 2 में बनता है। पीएएस 1 पढ़ा था आपने, वो क्या था, जब आपका वेरिएशन हो रहा है, पब्लिक से पैसा लिया, वेरिएशन हो रहा है, उसका एसआर पास करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दोगे, वो एडवर्टाइजमेंट पीएएस 1 में बनता था, ये पीएएस 2 हो गया। पीएएस 2 में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहे हो, जिसमें आप बताओगे सीएफओ का क्या हाल है। सीएफओ मतलब कौन सर, आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नहीं, पहला बताओ, आपने कुछ नए चार्जेस क्रिएट किए हैं क्या, आपके असेट्स के अगेंस्ट कुछ न्यू चार्जेस क्रिएट किए हैं कि कब, पिछले इशू में और इस इशू के बीच में कुछ नए चार्जेस क्रिएट हुए हैं क्या, कुछ फाइनेंशियल पोजीशन में मटेरियल चेंजेस हुआ है क्या, या एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में डालोगे। और ये जो आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस है और ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, इनको मिला करके क्या माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। दे आर कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। सर इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, ये आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस है जिसकी खुद की शेल्फ लाइफ होती है। सेक्शन 31 कहता है सर, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस in which securities mentioned therein are issued for subscription in one or more issue over a certain period with the issue of further prospectus। आपको फिर से prospectus issue करने की जरूरत नहीं है। सर प्रोविजन क्या है, any class of companies as the SEBI में prescribe, जो भी SEBI बताएगा, मैं एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर, जब आप पहली पहली बार ऑफर कर रहे हो, जब आप पहली पहली बार ऑफर कर रहे हो ना राजा, उस समय आप क्या करोगे, जब आप पहली पहली बार ऑफर कर रहे हो आप, तो उस केस में आप उस स्टेज पे अपना शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे। उसमें आप बताओगे आपकी प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्या है, 2 महीना हो सकता है, 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 1 साल का होगा आपका वैलिडिटी, उससे ज्यादा का नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों वैलिडिटी शुरू कब से होगा सर, वैलिडिटी शुरू होगा जिस दिन आपका फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ, उस दिन से लेके आपकी वैलिडिटी काउंट करी जाएगी, और सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर के लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या इशू करोगे सर, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करोगे विद इन 1 मंथ प्रायर टू द सब्सिक्वेंट और सेकंड ऑफर। मतलब ये आपका सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफर है ना, उसके 1 महीने पहले आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोगे, जिसमें आप बताओगे कोई चार्जेस क्रिएट हुआ है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुए हैं क्या, या कोई भी अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब। सर सीएफओ के बारे में बता देने के बाद आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस हो गया क्या, आई एम टुगेदर विद प्रोस्पेक्टस शेल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस।
IM together with SP shall be deemed to be prospectus। अब एक बात समझना राजा, अगर आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस जब इशू किया था ना, तभी किसी ने एडवांस का पेमेंट कर दिया था, तो अगर एडवांस दे दिया था ना, तो बाद में उसको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना। अगर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जमा करके उसको ये एडवांस रिफंड मांगना रहेगा ना, तो वो रिफंड मांग सकता है, और अगर शेयर होल्डर ने रिफंड मांगा तो आपको 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप उसका एडवांस जबरदस्ती नहीं रख सकते। अगर किसी इंसान ने फर्स्ट ऑफर के वक्त ही सेकंड ऑफर थर्ड ऑफर का एडवांस दे दिया, तो सेकंड ऑफर के वक्त IM देना, IM देख के उसको अगर पैसा वापस लेने का मन हुआ, तो वो जो एडवांस दे रखा था ना, उतना वापस ले सकता है। सिर्फ एडवांस जितना था उतना पैसा वापस ले सकता है। समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? समझे? इजी पीजी। चलो सर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या कहता है राजा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये कहता है एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें क्वांटम और प्राइस मिसिंग है। मैंने आपको क्लास में समझाया था, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिखाया था पेटीएम का, जोमेटो का। उसमें क्या होता है? क्वांटम और प्राइस मिसिंग होता है। क्वांटम और प्राइस मतलब क्या सर? कितनी क्वांटिटी के शेयर्स और कितना प्राइस है वो नहीं पता। हमको टोटल कैपिटल पता है कि हमको 10,000 करोड़ शेयर, 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, पर उसमें कितने शेयर्स लगेंगे और एक शेयर का प्राइस क्या होगा वो हमको नहीं पता होता है। तो जब ऐसा प्रोस्पेक्टस बनाते हैं तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। सर क्या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना मैंडेटरी होता है? नहीं भैया, ऑप्शनल होता है, तुम्हारी मर्जी। अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी मे इशू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू प्रोस्पेक्टस। उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा? आपको सबसे पहले तो RHP जो है, ROC के पास फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। कम से कम 3 दिन पहले देना पड़ेगा, और इसका सेम ऑब्लिगेशन होगा जो प्रोस्पेक्टस का होता है। एक बार जब आपका ऑफर क्लोज हो गया, जब एक बार आपका ऑफर क्लोज हो गया, तो तब पता चल जाएगा कि आपका क्लोजिंग प्राइस क्या आया, मतलब आप शेयर का प्राइस कितना होने वाला है। जब वो पता चल गया ना, तो आप उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में डालोगे। जब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्वांटिटी और प्राइस डाल देते हो ना, तो वो अब प्रोस्पेक्टस बन गया। अब सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से आप प्रोस्पेक्टस बनाओगे, दोनों में जो भी चेंजेस है, वो वेरिएशन जो है, वो वेरिएशन आप प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट करोगे, और हाईलाइट करने के बाद ये प्रोस्पेक्टस को ROC और सेबी के पास फाइल कर दोगे। तो यहाँ पे लिखा है वेरिएशन बिटवीन रेड हेरिंग एंड प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड एज वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस बना उसको आप ROC और सेबी के पास फाइल कर दो। समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? ये क्या हो गया? ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 32 हो गया, जो बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। ओके, आगे बढ़ू? ठीक है सर। सर सेक्शन 33 बहुत इजी है, ये बात करता है एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में। ध्यान से सुनना सर, जब भी आप कोई IPO लाते हो ना, मैंने आपको क्लास में वो वीडियो दिखाया था, किसका वाला वीडियो? प्रसाद वाला, PP वाटर बॉल्वा, PP वाटर बॉल्वा IPO। जब भी आप IPO लाते हो ना, तो आप IPO का एप्लीकेशन फॉर्म बांटते हो। वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ना एक प्रोस्पेक्टस आता है, जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, जो कहता है कि एवरेज प्रोस्पेक्टस मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो आपके ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस का सैलिएंट फीचर्स इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है? सैलिएंट फीचर्स। सैलिएंट फीचर्स मतलब की फीचर्स, जो भी की फीचर्स इंक्लूड करे उसको हम एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो ये कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ना एवरेज प्रोस्पेक्टस दे देना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एवरेज प्रोस्पेक्टस दे देना। पर राजा मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं देना पड़ेगा 3 केस में। सबसे पहला, अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म आप अंडर राइटिंग अग्रीमेंट के लिए दे रहे हो। किसके लिए दे रहे हो? आप अंडर राइटिंग अग्रीमेंट के लिए दे रहे हो, या अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन पब्लिक इशू के लिए दे रहे हो, मतलब पब्लिक इशू नहीं कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो एवरेज प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर्स ऑफर कर रहे हो, किसको? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर ऑफर कर रहे हो, तो भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 केस में आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस जो है नहीं देना पड़ेगा, बाकी सब जगह आपको एवरेज प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। इस सेक्शन का अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, 50,000 रुपए हर डिफॉल्ट का लगेगा। इस सेक्शन का डिफॉल्ट करने पे पेनल्टी लगेगा। अरे समझ आया क्या तुमको? डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये क्या था? सेक्शन नंबर 33 था, जो एवरेज प्रोस्पेक्टस की बात करता है। अब सर आपका 34 और 35 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
अगर आपका प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है तो क्या होगा सर? आपको सेक्शन 34 और 35 लग सकता है। 34 बात करते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 बात करते हैं सिविल लाइबिलिटी। सर फर्क क्या है क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी में राजा? क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब हम आपको जेल भेज देंगे, फाइन दे लगा देंगे, मारेंगे, धाड़ेंगे, जो भी करेंगे। पर सिविल लाइबिलिटी मतलब क्या? तूने जिसका पैसा चुराया है ना, उसको पैसे वापस भी भरवाएंगे। मतलब तूने शेयर होल्डर का पैसा खाया है तो तू शेयर होल्डर को कॉम्पेंसेट कर, वो भी तेरी पेनल्टी है। याद रखना, एक चीज बता रहा हूँ, पहले सेक्शन समझ लो फिर बताऊंगा, याद दिलाना मैं बाद में, ठीक है? सर सेक्शन 34 क्या कहते हैं? सेक्शन 34 कहते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी। मतलब अगर आपका प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है, प्रोस्पेक्टस में एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग, एवरी पर्सन हु ऑथराइजेस सच प्रोस्पेक्टस विल बी लायबल अंडर 447। इधर देखो मेरी आंखों में, सुनो, वेर अ प्रोस्पेक्टस इज अनट्रू और मिसलीडिंग, every person who authorizes such prospectus shall be liable under section 447। सर when the prospectus is untrue और misleading, पर उसके बाद उसमें एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है, कि अगर एक इंडिविजुअल ने प्रूव कर दिया सबसे पहला कि वो जो एरर या ओमिशन है ना, या जो अनट्रू स्टेटमेंट है, इट वाज इमटेरियल। तुमने मुकेश अंबानी का नाम नीता अंबानी लिखने की जगह टीना अंबानी लिख दिया, अबे इससे शेयर होल्डर को क्या फर्क पड़ता है मुकेश अंबानी किसके साथ भी करे शादी? उससे शेयर होल्डर को क्या फर्क पड़ता है भाई? तो इसीलिए नीता अंबानी का नाम लिखने की जगह टीना अंबानी लिख दिए, इट इज इमटेरियल। और दूसरा, मेरी बात ध्यान से सुनना सर, पहली चीज हो गई इमटेरियल, दूसरी चीज हो गई वेयर द पर्सन प्रूव्स दैट देयर वाज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। आरजीटीबी बोले तो एक बार तुम बोलो अपने मुंह से, बोलो जुबा केसरी, आरजीटीबी बोले तो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। क्या रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था? कि भैया जो ओमिशन या इंक्लूजन है ना, जो ओमिशन या इंक्लूजन है, दैट वाज नेसेसरी, उसको लगता था ये सही है और ये करना जरूरी था, इट इज ट्रू एंड इट इज नेसेसरी, तो भैया उसने अनजाने में किया है ना, तो हम माफ कर देंगे। लेकिन प्रूफ करने का ओनस किस पे है? वो बंदे पे है जिसने ऑथराइज किया था, मतलब जो बंदा लायबल हो रहा है ना, उस बंदे पे है। तो ये क्या हो गया सर? ये आपका सेक्शन 34 हो गया, जिसके दो एक्सेप्शन, ठीक है? सेक्शन 35 बहुत सिंपल है सर। सेक्शन 35 क्या कहते हैं? सिविल सिविल लाइबिलिटी। सर क्रिमिनल लाइबिलिटी में आप 447 के लिए लायबल हो, मतलब आप जेल जाओगे और आप पे फाइन लगेगी, वो तो मैं लाइबिलिटी आपको बता दूंगा। पर आप समझो, थ्री सेक्शन 35 क्या कहता है? भैया जेल वेल तो जाएगा, तू जाएगा सो जाएगा, लेकिन अब मेरी बात समझना, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं, फिर से इधर देखो मेरी आंखों में देखा कर, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। मेरी बात सुनो, पर मैंने क्या कहा? सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी की बात करते हैं। सिविल लाइबिलिटी में आपने कहा तीन कंडीशन, पहला सब्सक्रिप्शन, दूसरा पहला सब्सक्रिप्शन, दूसरा मिसलीडिंग और तीसरा लॉस। क्या मतलब सर? पहला, एक पर्सन है जिसने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। क्या किया है? सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब किया है, अक्वायर नहीं। अक्वायर मतलब क्या होता है सर? आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हो, जैसे किसी और से खरीद लिया, कहीं से खरीद लिया, शेयर मार्केट से खरीद लिया। पर अक्वायर सब्सक्राइब मतलब आप कंपनी से पहली बार आईपीओ में या एफपीओ में लेते हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है एक्टिंग ऑन अ प्रोस्पेक्टस विच हैड अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट, आपने एक ऐसे प्रोस्पेक्टस पे भरोसा किया जिसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, एंड थर्ड, उस इस इन्वेस्टमेंट की वजह से यू हैव सफर्ड एनी लॉसेस और डैमेज, अगर आपका नुकसान हुआ है, तीनों कंडीशन मीट होते हैं, तो उस केस में क्या होगा? एनी पर्सन विल बी, कौन पर्सन? जो भी कंपनी है, कंपनी और उसके अलावा डायरेक्टर, प्रमोटर, एवरी पर्सन हु ऑथराइज एंड एक्सपर्ट, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? दे विल बी लायबल अंडर सेक्शन 35 टू कॉम्पनसेट सच पर्सन फॉर द लॉस और डैमेज। जो भी लॉस या डैमेज हुआ है उसका आप कॉम्पनसेशन करके दोगे, अगर आप क्या करते हो? अगर आप सेक्शन 35 में सिविल लाइबिलिटी अट्रैक्ट करते हो। अब दोस्तों, तीन एक्सेप्शन है, कि तीन केस में हमने क्या कहा था? तीन केस में हम आपको सेक्शन 35 में लाइबल नहीं करवाएंगे। राजा ये तीन केस ना ध्यान से याद कर लेना। तीन केस कौन से हैं? सबसे पहला, अगर आपने अपना कंसेंट दिया था टू एक्ट एज अ डायरेक्टर और फिर आपने वो कंसेंट विड्रॉ कर लिया, तो इस केस में हमने क्या कहा? इस केस में हमने कहा आप गिल्टी नहीं रहोगे, क्योंकि आपने तो अपना कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर विड्रॉ कर लिया, तो अब तो आप डायरेक्टर ही नहीं हो। तो डायरेक्टर ही नहीं हो तो कैसे लायबल होगे? आप लायबल नहीं रहोगे। दूसरा, सर प्रोस्पेक्टस जो है ना, आपके कंसेंट या नॉलेज के बिना इशू हुआ था, और जैसे ही आपको पता चला, आपने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया, आपने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था, शशि थरूर जो है वो यूएस जा रखे थे, यूएस जा रखे थे वहां पे गोरों को इंग्लिश सिखाने के लिए। तो वहां पे जब वो इंग्लिश सिखा रहे थे, उनको पता चला कि यहाँ पे अश्लील गुरुवर की कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में शशि थरूर का नाम ले लिया कि बहुत अच्छा बंदा है, वो हमारी कंपनी को सपोर्ट करता है, उसका सिग्नेचर डाल दिया। जब उनको पता चला ये झूठा सिग्नेचर है, उनके कंसेंट के बिना इशू हुआ है, तो उन्होंने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे करके पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया, तो वो बच जाएंगे। और तीसरा, सर आपका जो स्टेटमेंट है ना, वो एक एक्सपर्ट के स्टेटमेंट के पे बेस्ड है, और वो एक्सपर्ट के स्टेटमेंट का फेयर रिप्रेजेंटेशन है। फेयर रिप्रेजेंटेशन मतलब जो कहा था उसने, वो आपने भी वही कहा, और आपको लगा वो एक्सपर्ट जो है कॉम्पिटेंट है,
और उसने अपना रिटर्न कंसेंट दे रखा है और रिटर्न कंसेंट विड्रॉ भी नहीं कर रखा है, ये सारे कंडीशंस मीट हो रहे थे, इसलिए उसके स्टेटमेंट पे भरोसा करके आपने भी गलत स्टेटमेंट बोल दिया, तो भैया मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस में आप लायबल नहीं होगे अगर आपने ये चीज प्रूव कर दी। प्रूव करने का ओनस ओनस यानी कि बर्डन किसके पे रहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ ये इन लोगों पे रहना रहता है जो लोग बचना चाहते हैं। तो ये तीन केस में नो पर्सन शैल बी लायबल इफ यू प्रूव दैट पहला कंसेंट दिया था और विड्रॉ कर लिया, दूसरा बिना ही उसके कंसेंट के इशू हो गया था लेकिन उसने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया, और तीसरा एक्सपर्ट रिपोर्ट अगर है कि फिर एक्सपर्ट के रिपोर्ट पे बेस्ड था, फेयर रिप्रेजेंटेशन था, उसको लगा कॉम्पिटेंट है, कंसेंट मिला था और कंसेंट विड्रॉ नहीं हुआ था, तो इन तीनों केसेस में वो इंडिविजुअल बच जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में सुनना, पर अगर ऑन द कॉन्ट्ररी ये प्रूव हो गया कि मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस आपने किसी को धोखा देने के इरादे से बनाया था, क्या करते सीधा सुन नहीं रहे हो तुम, सुनो तो सही, धोखा देने के इरादे से बनाया था, तो एनी द पर्सन शेल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, मतलब अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएंगी, मतलब इसमें तेरा घर चला जाएगा, इसमें तेरा घर चला जाएगा। अरे समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? सर पीक वर्सेस गुडनी का केस हुआ था, पीक वर्सेस गुडनी का केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ था कि सेक्शन 35 का जो रेमेडी होता है ना, 35 का जो रेमेडी होता है, इट इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। अगर आप किसी से अक्वायर करोगे शेयर्स तो उस केस में सेक्शन 35 आपकी हेल्प नहीं करेगा। दोस्तों एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है 34 लगेगा कि 35 लगेगा एक क्वेश्चन में। एक बात समझना, कहीं अगर सेक्शन 35 लग रहा है मतलब आपका प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग तो है, तो आपको सेक्शन 34 भी बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, जो जहां 35 लग रहा है वहां पे आपको 34 भी लग ही जाएगा। पर अगर सेक्शन 34 लग रहा है तो जरूरी नहीं है 35 लगे, क्यों? क्योंकि 35 लगाने के लिए याद रखना सब्सक्रिप्शन का केस होता है, सब्सक्राइब किया है तो ही एप्लीकेबल होगा और सामने वाले को लॉस हुआ है तो ही एप्लीकेबल होगा। तो ये दो आप ये ध्यान रखना कि कभी 35 लग रहा है तो 34 डेफिनेटली लग जाएगा, पर 34 लग रहा है ना तो जरूरी नहीं है 35 लगे। आप चेक कर लेना सब्सक्रिप्शन का केस है क्या और लॉस हुआ है क्या, अगर वो दोनों कंडीशन भी मीट हो जाते तो प्रोस्पेक्टस तो मिसलीडिंग है ही, तो आपका 35 भी लग जाएगा। पर क्वेश्चन में कभी समझ में ना आए ना तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट बोथ द सेक्शंस। इफ योर माइंड इज सेइंग 34 भी लिख सकता हूँ 5 भी लिख सकता हूँ तो दोनों लिख दे, चाहे आईसीआई ने लिखा हो या ना लिखा हो, आपको लगता है ना दोनों लग सकता है आप लिख दो, रिस्क नहीं लेने का भाई, समझे क्या? उसके बाद सर ये सारा बकवास है ये सारा छोड़ दो, अब लास्ट में आ जाओ सर 447 का पनिशमेंट फॉर फ्रॉड क्या है, एक बार बताऊंगा इधर स्क्रीन पे देखो सर। 447 का फ्रॉड कहता है एक लिमिट है 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख रुपीज, सर ये आपका लिमिट 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख रुपीज। अगर इसके ऊपर का फ्रॉड होगा ना राजा तो ध्यान से सुनना, आपको जेल लगेगा 6 महीने से 10 साल तक का, और आपको फाइन लगेगा 3 टाइम्स तक का। जेल एंड फाइन एंड मतलब जेल के साथ साथ फाइन जाओगे, लेकिन सर अगर ये आपका पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना तो आपको जेल मिनिमम 6 महीने का नहीं, मिनिमम 3 साल का हो जाएगा, तो 3 साल से 10 साल और फाइन कितना हो जाएगा आपका 3 गुना, उतना ही। लेकिन अगर लिमिट के नीचे का फ्रॉड है तो जेल लगेगा सर अप टू 5 इयर्स का, और आपको फाइन लगेगा अप टू 50 lakhs का, और बोथ मतलब दोनों भी लग सकता है। सर ये क्या हो गया, ये अगर आपका टर्नओवर ये अमाउंट के नीचे का फ्रॉड है, सर ये 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर की लोअर, सर ये विच एवर इज लोअर है, विचेवर इज लोअर से ज्यादा का फ्रॉड है तो ये, कम का फ्रॉड है तो ये। अब राजा सुनना, अगर कम का फ्रॉड है मतलब बहुत छोटा फ्रॉड है तो इसमें तो पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, इसमें तो पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। ये क्या हो गया सर, ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 447 जो फ्रॉड के बारे में बात करता है, फ्रॉड के बारे में बात करता है। सर आपको समझ आया क्या? 34 और 35 समझ आया आपको? बोलो एक बार ऐसे, एक बार सांस लेके एब्जॉर्ब कर लो सारा कंटेंट। ठीक है, देखो सर 36 और 37 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं क्या कहूंगा, 36 क्या कहता है सर, अगर आपने फ्रॉडुलेंटली किसी को इंड्यूस किया, किसी को भड़काया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आपको कुछ चीजें पता नहीं थी फिर भी आपने बोली, रेकलेसली बोला, केयरलेसली स्टेटमेंट किया, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो झूठा है ताकि, या फिर कोई सच को छुपाया ताकि आप सामने वाले को किसी तरह के अग्रीमेंट में इंटर करवा सको, तो सर आप 447 के फ्रॉड के लिए लायबल हो गए। मतलब आपको अगर वो पीपी वाटरफॉल्स वाला सीन याद होगा तो उसमें जो प्रसाद था जो बैठे बैठे होशियारी मार रहा था, तो वो भी 447 वाले फ्रॉड में लायबल हो जाएगा। मतलब ये हमने एक बहुत ब्रॉड कवरेज कर लिया कि किसी को भी शेयर मार्केट में धोखा मत दो। उसके बाद सर सेक्शन 37 क्या कहता है कि अगर एक इंसान है जिसका 34 35 36
किसी में भी लॉस हुआ है, किसी में भी उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो केस फाइल कर सकता है सर। या तो वो इंडिविजुअली भी केस फाइल कर सकता है या वो ग्रुप में भी केस फाइल कर सकता है, जैसा उसको ठीक लगे। पर वो एक सूट फाइल कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। सर वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 37 में। पर एक बात याद रखना, सूट हमेशा सिर्फ वो केस फाइल कर सकता है जिसने सब्सक्राइब किया है। अगर तुमने अक्वायर किया है किसी और से, तो आप ये केस फाइल नहीं कर सकते ये बोल के कि प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है। भाई प्रोस्पेक्टस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको देखना ही नहीं चाहिए था। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप देखोगे, पर आप अक्वायर कर रहे हो तो आपको देखना ही नहीं चाहिए था। जबरदस्ती की होशियारी मारोगे तो गलती तो हो गई, हम उसके लिए कंपनी को पनिश नहीं करेंगे। सर ये 36 और 37 हो गया, फालतू से सेक्शन था। आगे सुनो 39 और 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 कहता है अलॉटमेंट के बारे में और 40 कहता है आपकी किसके बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में। इधर ध्यान से सुनना सर, सेक्शन 39 कहता है कि अगर आपको अलॉटमेंट करना है ना, तो दो कंडीशन मीट करना पड़ेगा। एक तो आपका मिनिमम एप्लीकेशन मनी आया होना चाहिए और दूसरा आपका सब्सक्रिप्शन मनी आया होना चाहिए। सर एप्लीकेशन मनी कैसे, कैश में आएगा? नहीं सर, एप्लीकेशन मनी जो है ना, आपको कौन से मोड में आएगा, चेक में या अदर इंस्ट्रूमेंट में? या तो चेक के फॉर्म में आएगा या अदर इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में आएगा। तो आपका एप्लीकेशन मनी जो है वो चेक के फॉर्मेट में आएगा या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मेट में आएगा। और दूसरा, कितना एप्लीकेशन मनी आना चाहिए सर, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू तक आपका एप्लीकेशन मनी आ जाना चाहिए। और अगर या फिर और सिमिलरली आपका सब्सक्रिप्शन मनी भी मिनिमम आ जाना चाहिए। मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जितना आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है। अरे 90 95 कुछ भी मत करो, सेबी में अलग अलग रेट से अलग अलग टाइप ऑफ इश्यूज के लिए, तो एक 90 या 95% नहीं है। आप समझो कि हमारे लॉ में क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस में जो तुम जितना परसेंटेज लिखोगे ना, उतना प्रोस्पेक्टस उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। दोनों कंडीशन मीट हो गए ना, तो आप क्या करोगे, आप अलॉटमेंट की तरफ जाओगे। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी मीट नहीं हुआ, तो आप रिफंड करने जाओगे। सर रिफंड कब करना पड़ेगा? लॉ ने कहा विद इन 30 डेज ऑफ इशू। सर इन्होंने कहा, क्या कहा है ये देखो, इफ द स्टेटेड अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोस्पेक्ट इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब आपने इशू किया तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। मतलब विद इन 30 डेज के अंदर नहीं आया तो आप रिफंड की तरफ बढ़ जाओगे। और रिफंड फिर कितने दिन के अंदर करोगे, रिफंड आप 15 दिन के अंदर करोगे। मतलब सर मान लो अगर आपने शेयर्स इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया यहाँ पे, तो इसके 30 दिन के अंदर डिसाइड कर लो एप्लीकेशन मनी आया कि नहीं और आपका सब्सक्रिप्शन मनी आया कि नहीं। जब ये दोनों की बात हो जाए ना, तो उसके बाद हमने कहा 15 दिन के अंदर क्या कर देना, 15 दिन के अंदर रिफंड कर देना। नहीं रिफंड करोगे ना, तो 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना? 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगाएंगे। और ये इंटरेस्ट कौन देगा पता है? कंपनी नहीं, आपके डायरेक्टर्स जो है ना, वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। कि तूने पैसा कैसे रखा शेयर होल्डर का, तू जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा अगर तूने क्या किया, अगर तूने 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं कर पाया तो। पर सर अगर रिफंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो, अगर रिफंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो तू अलॉटमेंट कर देना। और अगर अलॉटमेंट करेगा तो और भी अच्छा है। सर अलॉटमेंट करोगे ना, तो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरना पड़ेगा आपको इन द फॉर्म PAS3। आप क्या करोगे, अलॉटमेंट करोगे तो PAS3 में एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरोगे विद इन 30 डेज। किसको जमा करते हो सर आप, ये ROC को। ये PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में आप क्या लिखोगे सर, व्हाट विल यू राइट इन दिस PS3? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सर जब आप PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भर रहे हो ना राजा, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके अलॉटीज का लिस्ट दो कि भैया उनका नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस क्या करते हैं, सारी चीजें बताओ। अलॉटीज का पूरा डिटेल दे देना। उसके साथ साथ तीन स्पेशल चीजें देनी पड़ सकती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने कुछ शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब सर आपने कैश में कंसिडरेशन नहीं लिया, अदर देन कैश में कंसिडरेशन लिया। जैसे कि आपने एक बिल्डिंग खरीदा और बिल्डिंग के बदले में शेयर्स दे दिए, तो उस केस में आप जब अपना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट दे रहे हो ना PS3, किसको, ROC को, तो साथ साथ में ये जो आपने बिल्डिंग खरीदा होगा उसका सेल कॉन्ट्रैक्ट भी दे देना। सर अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है राइटिंग में, तो इसको राइटिंग में लिखना और फिर सेल कॉन्ट्रैक्ट दे देना। और साथ में आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन करवाया होगा, तो ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूएशन का वैल्यूएशन रिपोर्ट है ना, वो भी दे देना। मतलब ROC को चैन नहीं है, ROC बोले मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे सब कुछ लाके दे दे तू अपने घर का। ठीक है, ये कब, जब आप शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू कर रहे हो राजा, रिवीजन है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट you are already aware of the content that we are studying. You are here to revise, you are not here to learn. If you are here to learn, then you will have to pause, read, learn, pause, read, listen, learn, बार बार करना पड़ेगा। बट आई एम होपिंग दैट आप यहाँ पे रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो, तो आपको ये चीजें पता है, आपके दिमाग में है। रिविजन करने आए हो, विजन बनाने नहीं आए हो। पर बना भी रहे हो तो स्लो चलो, पर अगर नहीं बना रहे हो, पॉज आप अपने एंड पे करके चलो। पर राजा रिवीजन है, इससे ज्यादा स्लो। मैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करवा रहा हूँ कि जब एग्जाम आएगा उस दिन रिवीजन इस तेजी से होनी चाहिए, तब जाके एक दिन में सिलेबस पढ़ पाओगे राजा।
अब मेरी बात सुनो सर, पहला हो गया अगर शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो। दूसरा राजा, अगर आपने बोनस शेयर इशू किया ना, तो बोनस शेयर इशू करने के लिए तुमने ओआर पास किया होगा, वो ओआर की कॉपी आरओसी को दे देना। और अगर कोई 62(1)(c) वाला इशू है, जो 62(1)(c) में मैं आपको बताऊंगा, तो उस केस में आप अपना जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूएशन है ना, वो रिपोर्ट दे देना। पर ये तीनों चीजें तीनों अलग अलग केस में आप आरओसी के पास जमा कर देना आपके रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ। अगर आपने सेक्शन 39 का डिफॉल्ट किया, मतलब इस सेक्शन का डिफॉल्ट किया, तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी, जो लिखी हुई है पेनल्टी आप देख लेना, उसमें मेरा कोई वैल्यू ऐड नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज मैंने मस्त एकदम डब्बे में बना के दी है सर। एक बार आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ोगे ना, तो पता चलेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमने अल्टीमेट सोल्यूशन में उसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। अब दोस्तों सेक्शन 40 कितनी इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 क्वेश्चन बैंक का तीनों इससे है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 बार आया है, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग है, उसमें कितने अटेम्प्ट होंगे वो तो मैं बता भी नहीं सकता। सुनो सर क्या है, ये कहता है कि जब भी आप अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करने जाओ ना, उसके पहले यू अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड गेट देयर परमिशन। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के एंड ऑब्टेन परमिशन। अब दोस्तों एक बात याद रखना, मेरे को एक बात बताओ, अगर सर मैंने एनएससी को और बीएससी को दोनों को एप्लीकेशन दिया था, एनएससी ने हाँ बोल दिया, मतलब मेरे पास एक जगह है जहां पे मैं शेयर्स अभी ट्रेड कर सकता हूं, पर बीएससी ने मेरे को मना कर दिया, तो क्या मैं प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? करना एक या एक को भी करते तो चलता, दो को कर दिया, तो एक ने हाँ बोल दिया, एक ने मना कर दिया। लॉ कहता है भैया इस केस में तू आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर तूने दो को अप्लाई किया ना, तो दोनों का अप्रूवल लेना जरूरी है। अप्लाई टू मोर और वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑब्टेन परमिशन, मतलब उनका परमिशन लगेगा ही लगेगा, उसके बिना तू आगे नहीं बढ़ सकता। सर अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया है और एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, तो आप ना नेम बता देना कि कौन कौन से सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेशन दे रखा है। ऑल्सो स्टेट द नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आपके शेयर्स डील होंगे, जैसे कि मैंने आपको पेटीएम का दिखाया था, वहां पे एनएससी और बीएससी लिखा हुआ था। उसके बाद दोस्तों, जो भी आपको एप्लीकेशन मनी का पैसा आता है ना, एप्लीकेशन मनी का पैसा आएगा ना, उसको अपनी जेब में मत रखना, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना, जो एक शेड्यूल्ड बैंक के पास खुलवा रखा है, और उसके सिर्फ दो ही यूज होंगे, मात्र दो यूज होंगे, याद करो। सबसे पहला, टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, आप उसको अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट करोगे, या फिर आप उसको रीपेमेंट के लिए यूज करोगे। अगर आप पैसा रिफंड कर रहे हो, अगर आप पैसा रिफंड कर रहे हो, तो आप उसको रीपेमेंट के लिए यूज करोगे। सर सर ये दो ही यूज है किसके, आपके एप्लीकेशन मनी के, इसके अलावा कोई भी यूजेज नहीं है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 छोड़ दो, पॉइंट नंबर 5 आप पढ़ लेना, पेनल्टी है। पॉइंट नंबर 6 बताता हूं मैं आपको, अंडर राइटिंग कमीशन। दोस्तों अगर आप अंडर राइटिंग कमीशन देना चाहते हो, तो आपको 6 कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए, आपके एओए में अथॉरिटी दी होनी चाहिए। दूसरा, आपका रेट ऑफ कमीशन क्या होगा सर, मैक्सिमम कितना होगा? शेयर्स के केस में 5% और डिबेंचर्स के केस में 2.5%, और एओए का रेट विच एवर इज लोअर, रेट ऑफ दिस रेट ऑफ इशू प्राइस। ये याद रखना कि जो रेट्स है ना, ये इशू प्राइस का है, मतलब अगर आपका फेस वैल्यू 10 रुपए है और शेयर्स आप इशू कर रहे हो 1000 रुपए में, तो ये जो परसेंटेज है ना, ये इशू प्राइस का है, ना कि फेस वैल्यू का। तीसरा दोस्तों, आपको ना डिस्क्लोजर नहीं, डिस्क्लोजर के भी पहले क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ये है कि आपको, हाँ डिस्क्लोजर ही थर्ड नहीं, डिस्क्लोजर नहीं, सेकंड वाला, सोर्स, आपका सोर्स क्या होगा पैसों का, सोर्स जो दोगे ना अंडर राइटिंग कमीशन, कहां से दोगे? या तो तुम प्रोसीड्स में से दे देना, ये वाले जो पैसे आए हैं, या फिर आप अपने प्रॉफिट में से दे देना, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद दोस्तों 3 पॉइंट्स बेसिक है कि आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर क्या दोगे तुम? आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अंडर राइटर कौन है, कितने शेयर अंडर राइट कर रखा है, क्या कमीशन लेगा, क्या टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है, सारे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अब दोस्तों अंडर राइटिंग कमीशन नहीं दे सकते अगर आप शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हो। मान लो अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, तो आप अंडर राइटिंग कमीशन नहीं दे सकते। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर राइटिंग अग्रीमेंट जो भी है ना, वो आप आरओसी के पास फाइल करोगे। कब फाइल करोगे? जब आप अपने प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन के लिए भेज रहे हो ना, तभी फाइल कर दोगे। सर ये एमसीक्यू में आया था, तब किसी को ध्यान नहीं आया था क्या, कि आप जब अंडर राइटिंग कमीशन फाइल करोगे, सर आप अंडर राइटिंग अग्रीमेंट कब फाइल करोगे? जब आप अपने प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन पे दे रहे हो ना, तभी आप अंडर राइटिंग अग्रीमेंट भी फाइल करोगे। सर ये पूरा का पूरा अंडर राइटिंग के 6 पॉइंट्स हो गए, और यही 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरे साथ साथ याद हो रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो, क्या मैं अंडर राइटिंग कमीशन कैश में देने की जगह, मेरी एक प्रॉपर्टी है, क्या वो मैं अपने अंडर राइटर के नाम कर दूं? अंडर राइटिंग कमीशन कैश में देने की जगह, मेरी एक प्रॉपर्टी है, क्या उसको मैं अंडर राइटर के नाम कर दूं? उन्होंने कहा इस तरीके से अंडर राइटिंग कमीशन आप कैश या काइंड में दे सकते हो, हमने तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, तो तुम दे सकते हो, कोई लोड ही नहीं है। मैंने बोला लोड ही नहीं है, गलत नहीं सुनाई दिया ना? हाँ, आगे बढ़ू सर, बस 2 सेक्शन बचे, आगे बढ़ू।
हाँ जी। चलो सर, सेक्शन नंबर 41 क्या कहता है? 41 बात करता है बेटा आपके डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में। ध्यान से सुनना डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में, वरना नहीं समझेगा। जो मैं बता रहा हूं वो सुनना, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना सुनना। सर क्या कहता है, अगर एक कंपनी चाहे तो एक अपने इंडिया के बाहर डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करवा सकता है बाहर के लोगों को। पर कैसे करवाएगा सर, उसका प्रोसीजर क्या होता है? ध्यान से सुनना। अगर आप डिपॉजिटरी रिसीट इशू करवाना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि कंपनी को ढूंढना पड़ेगा एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, टेक्निकल है सर ये, थोड़े से नाम सुन लो बस। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को आप अपने शेयर्स इशू करोगे। आप अपने शेयर्स इशू करने के बाद शेयर्स कस्टडी में दोगे उनके। जैसे ही आप शेयर्स कस्टडी में दोगे तो वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक अपने ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को बोलेगा कि भैया मेरे पास कस्टडी में शेयर्स आ गए, अब तू एक काम कर, डिपॉजिटरी रिसीट्स वहां के लोगों को इशू कर दे। तो इस तरीके से कंपनी डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती है। सर एक हो गया डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, मतलब इंडिया में ही एक बैंक होगा। एक होगा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जो इंडिया के बाहर वाला बैंक होगा। तुम समझ लो ये जेपी मॉर्गन है, या फिर तुम समझ लो ये एसबीआई है, और ये एसबीआई का बाहर का ब्रांच है, ये एसबीआई यूएस का ब्रांच है। अब दोस्तों, जो इंडिया वाला एसबीआई है उसके कस्टडी में मैंने अपना शेयर्स दिया, और ये क्योंकि इंडिया वाला है तो हमने बोला डोमेस्टिक क्योंकि इंडियन है, कस्टडियन क्योंकि कस्टडी में शेयर्स दिया, एंड बैंक क्योंकि बैंक है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने बैकएंड से अपने बाहर वाले बैंक को बोला कि चल अब आगे जाके डिपॉजिटरी इशू कर दे। सर बैंक बाहर वाला है तो ओवरसीज क्या इशू कर रहे हैं, डिपॉजिटरी रिसीट, तो इसलिए डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जो डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट है सर। जैसे शेयर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वैसे इंस्ट्रूमेंट है। अरे वो गिटार वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सर इंस्ट्रूमेंट है। कैसे बजता है मैं नहीं बताऊंगा इसको कैसे बजाना है। सुनो, डिपॉजिटरी रिसीट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जैसे शेयर्स एक इंस्ट्रूमेंट है, वैसे वो एक इंस्ट्रूमेंट है और आप उसको इशू करते हो। अब सर ये हो गया कॉन्सेप्ट कि आपका जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है। पर हमको उससे मतलब नहीं है, लॉ क्या बोलेगा, लॉ तुमको प्रोसेस बताएगा। सबसे पहले बियर पास करो। बियर मतलब, हाँ सर यू नो, अरे बियर पास करो मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, कैसी सोच है तुम्हारी। दूसरा, एसआर पास करो सर, शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। सर स्पेशल रेजोल्यूशन किस चीज के लिए, डिपॉजिटरी रिसीट के लिए कि ये शेयर्स को इशू करने के लिए? उन्होंने बोला वैसे तो देख भाई, एसआर डिपॉजिटरी रिसीट के लिए लगता है, पर एक बार तूने एसआर शेयर्स इशू करने के लिए दे दिया ना, तो उसी एसआर में आपका डिपॉजिटरी रिसीट भी इशू हो जाएगा। मतलब जब आप अपने शेयर्स कस्टडी में दोगे किसी बैंक के, तो उसके लिए भी एसआर लगेगा ना। तो जब वो एसआर पास करोगे तो इसका मतलब ये है कि मैंने डिपॉजिटरी रिसीट के लिए एसआर पास कर लिया है। उसके बाद दोस्तों, ये आपका बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। उसके बाद तीसरा, आप अपने शेयर्स कस्टडी में दोगे कस्टोडियन बैंक के, और फिर उसके भरोसे डिपॉजिटरी बैंक जो है इंडिया के बाहर डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देगा। सर ये जो डीआर इशू करते हैं ना, जिनके पास डीआर होता है ना, वो भी आपकी कंपनी के मेंबर्स ही होते हैं, और वो भी आपकी कंपनी में वोट कर सकते हैं। वोट कैसे डिपेंड करेगा सर, डीआर इज टू शेयर्स के रेशियो पे। डीआर इज टू शेयर्स के रेशियो पे, मतलब अगर 10 शेयर लेकर के आप एक डीआर इशू कर रहे हो, मतलब एक डीआर 10 शेयर के बराबर है, तो एक शेयर पे एक वोट होता है, तो एक डीआर पे 10 वोट होगा। तो वो कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से आपके मेंबर्स जो है वो वोट कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया सर डिपॉजिटरी रिसीट का। इसमें कुछ नया पॉइंट और होगा तो मैं बता दूंगा, पर इतना ही है मोस्टली। हाँ सर, एक पॉइंट और है, कंप्लायंस रिपोर्ट का। आप जब आप डिपॉजिटरी रिसीट इशू करते हो ना, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। मेरी तरफ देखो सर, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो जब बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं ना, तो उसके लिए आपको एक मर्चेंट बैंकर या फिर सीएस को हायर करना पड़ता है। वो आपका पूरा कंप्लायंस रिपोर्ट बनाएगा और कंप्लायंस रिपोर्ट बना के बोर्ड मीटिंग में रख देगा। जब भी डिपॉजिटरी रिसीट हो गया इशू, उसके बाद आपका जो बोर्ड मीटिंग होगा उसमें वो कंप्लायंस रिपोर्ट रख देना। सर अब ये जो इशू आप कर रहे हो डिपॉजिटरी रिसीट, ये पब्लिक ऑफर के थ्रू भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, और बाकी सारी बातें आप समझ जाओगे। बस इतनी सी बात है सर। ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है जो आपके पुराने में इसमें नहीं था। आपके न्यू सिलेबस में इन्होंने ऐड किया है सेक्शन 41। बोला ये भी पढ़ के जाओ। जितना फालतू कॉन्सेप्ट होता जा रहा है उतने जोश में ये लोग इंक्लूड करते जा रहे हैं। ठीक है, एंड आर यू रेडी फॉर द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस रिविजन? सर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना बनता है कि नहीं? अगर यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक मेरी बात सुने, तो फ्री का लाइक नहीं मांग रहा हूँ, मेहनत का लाइक करना बनता है कि नहीं? क्या फर्क पड़ जाएगा सर आपको लाइक करने से? देखो लाइक करोगे तो वीडियो को रीच मिलेगी, आपके जैसे जो भी स्टूडेंट्स है उन तक पहुंचेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जाओ रुको और लाइक करके आओ। इस वीडियो का बहुत बेसिक टारगेट रखेंगे हम, सिर्फ 250 लाइक्स के। इतना तो कर ही दोगे, 250 लाइक्स तो कर ही दोगे।
खतरनाक सेक्शन 42 चिल्लर बना के देता हूं, अभी देखो स्क्रीन पे मेरे। चलो सर। ऑलराइट गाइस, 42 सेक्शन नंबर 42, ये देखो, इधर देखो भाई। ओ भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट इधर देखो। सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कहता है राजा? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कहता है, इधर मेरी बात ध्यान से सुनना। प्राइवेट प्लेसमेंट ये कहता है कि हम, अगर एक कंपनी है, राजा ध्यान से सुनना, अगर एक कंपनी है, कंपनी क्या कर रहा है, वो अगर कुछ लिमिटेड शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करना चाहता है, तो कंपनी क्या करेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? बोर्ड का मीटिंग होगा। बोर्ड ना कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, इनको कहते हैं सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनको भी सिलेक्ट करेंगे इनको हम कहते हैं आइडेंटिफाइड पर्सन। ये आइडेंटिफाइड पर्सन को ये लोग क्या करेंगे? एक पीपो का फॉर्म भेजेंगे। पीपो का फॉर्म में क्या होगा? पूरे कंपनी का डिटेल्स होगा, मैंने आपको दिखाया था। पीपो का फॉर्म का फॉर्मेट है PAS4। ये पीपो का फॉर्म देंगे और बोलेंगे तुम अगर चाहो तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सर ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। और ये सिलेक्टेड लोग मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? लॉ ने बोला मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब सर ये 200 की जो लिमिट है ना, ये एग्रीगेट लिमिट है, एक साल की। पर सर एग्रीगेट फॉर व्हाट? फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इक्विटी का 200, डिबेंचर का 200, प्रेफरेंस का 200। ये 200 मेंबर, 200 मेंबर, 200 मेंबर को आप इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर शेयर्स इशू कर सकते हो। ये क्या हो गया? ये आपका 200 का लिमिट हो गया। पर राजा जब आप 200 का लिमिट गिनोगे ना, तो 200 के लिमिट में दो लोगों को एक्सक्लूड कर देना। कौन दो लोगों को? एक तो आपके QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं, और दूसरा, अगर आप किसी एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहे हो ईसॉप के अंडर, तो वो वाली चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी, वो वाली चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ये दोनों को एक्सक्लूड कर देना 200 की गिनती करते वक्त। पर अगर आप एक NBFC, सॉरी, अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, हाँ, और अगर आप एक NBFC हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तो फिर ये एक्सक्लूड नहीं करोगे। मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और NBFC को ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता है। मतलब अगर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तो 200 मेंबर की लिमिट में इन दोनों को इंक्लूड करना, इन दोनों को इंक्लूड करना। सर ये क्या हो गया? ये लिमिट हो गया, ध्यान रखना, एक साल का एग्रीगेट है और ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का अलग अलग है। अब दोस्तों, अगर आपको कंपनी को इस तरह की चीजें करनी है, अगर आपकी कंपनी को आइडेंटिफाइड पर्सन को शेयर्स देना है, तो सबसे पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और बोर्ड रेजोल्यूशन में आपको ये नाम डिसाइड करने पड़ेंगे कि किनको किनको हमको पीपो का देना है। जिनका भी नाम डिसाइड हुआ, उनको 30 डेज के अंदर पीपो का भेज देना। जैसे ही बोर्ड ने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि राम श्याम राम लखन सीता, इन तीन लोगों से हम क्या करेंगे? पैसे लेंगे, तो राम लखन सीता मैया को आप ये 30 दिन के अंदर पीपो का फॉर्म भेज देना कि भैया हमारी कंपनी में जल्दी जल्दी अप्लाई करो। सर अब ये पीपो का इशू करने के पहले आपको SR पास करना पड़ेगा। SR पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के लिए उनको जो नोटिस भेजोगे ना, उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करोगे, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 102 जो चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि हर SR के पीछे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा। उसमें आप पूरा डिटेल बताना कि क्या बेसिस है प्राइस का, वैल्यूएशन करवाया क्या, कितना अमाउंट रेज कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, सारी चीजें बताना। और ये बताने के बाद, SR पास करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? पीपो का इश्यू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, SR का भी जो प्रोविजन है ना, इट विल बिकम नॉट एप्लीकेबल अगर तुम क्या इशू कर रहे हो पता है? तुम NCD इशू कर रहे हो। और ये जो NCD इशू कर रहे हो ना, ये लिमिट के अंदर है, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के। 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर है। सर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या है? ये है आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसके लिमिट के अंदर अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आपको SR पास करना नहीं पड़ेगा। SR पास करना नहीं पड़ेगा। और भाई अगर NCD इशू कर रहे हो और लिमिट के ऊपर भी चला जाता है ना, तो भैया 1 SR फॉर ईयर, फॉर द ईयर, मतलब आप एक साल में एक SR पास करोगे ना, तो उस SR को पास करने के बाद आप पूरे साल बिंदास फॉरेन कर सकते हो, बिंदास प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, टेंशन नहीं है। मतलब एक SR पास करके साल भर का काम हो जाएगा। और तीसरी चीज, सर वैसे तो आपको वैसे तो आपको एक्सेप्शन नहीं है, पर हमने एक और एक्सेप्शन दिया कि अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को कर रहे हो ना, तो जो SR है वो भी 1 से 9 ईयर लगेगा। मतलब एक बार अगर SR पास कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये क्या हो गया सर? ये आपके SR का प्रोविजन हो गया। तो पहले PR हो गया,
फिर एसआर हो गया, ये होने के बाद आपने पीपो का फॉर्म भेज दिया। पीपो का फॉर्म भेजने के बाद सर ये लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे आपको। क्या देंगे, एप्लीकेशन मनी देंगे। सर ये क्या कैश में दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, लॉ में क्लियरली लिखा है कि भैया या तो तुम मेरे को चेक दे देना, या तो तुम मेरे को डिमांड ड्राफ्ट दे देना, या कोई और बैंकिंग चैनल से दे देना, पर उसके अलावा मेरे को कहीं से भी और से पैसा नहीं चाहिए। दिस एप्लीकेशन मनी हैज टू कम फ्रॉम द राइट सोर्सेस। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन मनी है, याद रखना, इसको तुम एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे जो तुम हमेशा करते हो, और इसके दो ही यूज हो सकते हैं, या तो एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट या फिर रिफंड। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो हमने वहां पे भी पढ़ा था। अब क्या हुआ सर, एप्लीकेशन मनी आने के ना 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट कर देना। 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट कर देना, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। अगर 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो उसके 15 दिन के अंदर क्या करोगे पता है, रिफंड। पर अगर नहीं रिफंड कर पाए तो इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा इंटरेस्ट पता है राजा? 15% नहीं लगेगा, 15% नहीं लगेगा, 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर आप? सेक्शन 30 में जब इसके पहले वाला सेक्शन था तो उसमें 15% का इंटरेस्ट था, यहाँ 12%। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पब्लिक के पैसे थे, यहाँ पे कुछ सिंधी प्राइवेट लोगों के पैसे, तो बहुत ज्यादा फर्क है सर। पब्लिक के पैसे में 15% जल्दी वापस कर, यहाँ पे 12%। नहीं करेगा तेरी मर्जी। ये 12% कब से शुरू होगा सर? आपके 61st डे से शुरू होगा। सर एक चीज बताओ, ये सारे कॉन्सेप्ट ना याद होते हैं। आपको मैं कसम बता रहा हूँ, मेरी कसम बता रहा हूँ, भगवान कसम बता रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं खुले। इन ऑल माई स्क्रीन्स एवरीवेयर देयर इज नो बुक नियर, देयर इज नो लॉ का बुक। सिर्फ टैक्स का बुक रखा हुआ है, लॉ की कोई किताब नहीं है। पर फिर भी ये सारी चीजें मेरे को दिमाग में पेज पलट पलट के दिख रही है। वैसे पहले पेज में ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, नीचे ये लिखा हुआ है, पहला एक लाइन लिखा हुआ है, कहता है सेकंड सब सेक्शन से अप्लाई होगा। फिर उसके बाद अगला पेज पलटाते हैं, वहां पे एसआर का एक सेक्शन है, फिर नीचे वहां पे मोड्स वगैरह लिखे हुए हैं, फिर अगला मेरे को दिख रहा है। इट कम्स विद एक्सपीरियंस, दैट इज फाइन। तुमको यहां नहीं पहुंचना है, पर तुमको ना एक बार मेरे साथ इस तरीके से पढ़ना है। एक बार ये कॉन्सेप्ट बन गया ना आपके नोट्स में, एक पेज, एक A4 साइज का पेपर ले लो, ये बना लो अपने आप से। सर 2 घंटा ज्यादा लग जाएगा ना। याद रखना, आज कोई चीज जो 2 घंटा ले, 4 घंटा ले, आज मतलब अगर आप एग्जाम प्रेपरेशन लीव के 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अगर 3 घंटा खर्च करके एग्जाम के पहले का 5 मिनट भी बचता है ना, इट इज वर्थ इट। And this chart is going, you have to make this. I will not give you a made chart. वो तो फिर तो आईसीआई मॉड्यूल तुमको आईसीआई मॉड्यूल देता है ना, खतरनाक पढ़ते हो क्या तुम? वो तो उसने बनाया, तुमने क्या बनाया? क्लास में बना लिया। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। फ्री में रिवीजन देख रहे हो, क्लास नहीं करी, बना लो अभी, कुछ तो कर लो। कहीं तो सेटल होना पड़ेगा सर। सुनो सर, ये हो गया आपका 15 डेज के अंदर रिफंड आ गया, और 12% पर एनम का क्या लगेगा आप पे, इंटरेस्ट लगेगा। और इंटरेस्ट लगने के बाद ये क्या हो गया, ये आपका पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट का लगभग प्रोविजन हो गया। छोटी छोटी और बातें हैं जो मैं बताता हूँ। सबसे पहला सर, नो पब्लिक इनविटेशन। आप पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकते, आप पब्लिक को किसी भी तरीके से इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ और मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, सो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब। दूसरा दोस्तों, नो फ्रेश ऑफर। ये बात ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है। आपका प्रोहिबिशन है कि अगर आपका एक प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहा है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या उसको आप विड्रॉ नहीं कर लेते, या अबैंडन नहीं कर लेते, अबैंडन मतलब कैंसिल नहीं कर देते, तब तक आप न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। आप नया प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते जब तक आप पुराने वाले को कंप्लीट या विड्रॉ नहीं कर लेते। सर ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा प्रोविजन आपके प्राइवेट प्लेसमेंट के मेजर सारे पार्ट्स हो गए। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको एक पीएएस 5 में आपको क्या करना। अच्छा एक सेकेंड, मैं एक चीज बताना भूल गया कि आपका ये तो रिफंड हो गया 15 दिन के अंदर, लेकिन अगर आप अलॉटमेंट की तरफ जा रहे हो ना, तो अलॉटमेंट करने के बाद सर आपको वही रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरना पड़ेगा आरओसी को। कितने दिन के अंदर राजा? सर वैसे तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 30 दिन के अंदर भरते हो, पर यहाँ पे सिर्फ 15 ही दिन मिलेंगे। क्यों सर? पिछले वाले में 30, यहाँ पे 15 क्यों? क्योंकि पिछले वाले में लिस्ट ऑफ अलॉटी सोच कितना लंबा होगा, पब्लिक ऑफर था। यहाँ पे तो छोटू सा लिस्ट ऑफ अलॉटी है, और वो भी तुमको पहले से पता है कि सिलेक्टेड पर्सन है, तो यहाँ पे 15 दिन के अंदर जमा कर सकते हो। 15 डेज के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भर देना, वरना इसका कॉन्ट्रवेंशन किया तो सर इसका फाइन ना अप टू 25 lakhs का है। मतलब बहुत बड़ी बात है, हम लोग मजाक मजाक में बहुत लंबा खेल गए। उसके अलावा सर आपके प्राइवेट प्लेसमेंट का पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट में लिखा हुआ है कि आपको जितना अमाउंट आपने लिया प्राइवेट प्लेसमेंट में, और 2 crores विच एवर इज लोअर तक का आपको फाइन लग सकता है अगर आपने इस सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन किया। इस सेक्शन का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं सर, आपका 200 का लिमिट है,
200 से ज्यादा लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। पर अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो उसको डीम्ड पब्लिक ऑफर मानेंगे। और पब्लिक ऑफर मानेंगे तो आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है अप्लाई हो जाएगा, चैप्टर का पार्ट 1 अप्लाई हो जाएगा और सारे प्रोविजंस उसके अप्लाई हो जाएंगे। ये क्या हो गया सर? ये आपका पब्लिक ऑफर का पॉइंट हो गया। दोस्तों ये पूरा का पूरा आपके इस चैप्टर का रिविजन था। मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं। अरे क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये एक अमेंडमेंट आ रखा है, देखो ये एक अमेंडमेंट आ रखा है, प्रोवाइजो, कि जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो पर्सन को करते हो ना, वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा अगर आप किसी पर्सन को कर रहे हो और वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकता है। राजा, अगर वो इंडिविजुअल होकर के नेशनैलिटी उसकी एक ऐसे कंट्री की है, या अगर वो कंपनी है और वो इनकॉर्पोरेट एक ऐसे कंट्री में हो रखा है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि आपका नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उस कंट्री में अगर तुम रहते हो और उनको अगर प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा रहा है ना, तो तब तक नहीं कर सकते जब तक ये लोग हमारे कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का अप्रूवल नहीं ले लेते। और ये अप्रूवल जो है ना, ये अप्रूवल जो है ना, ये पीपो का फॉर्म के साथ आप रिटर्न करोगे। जब आपको एज अ पर्सन पीपो का फॉर्म मिलेगा, तो जब आप उसको भर के वापस करोगे ना, तब आपको ये अप्रूवल देना पड़ेगा, तभी आपको प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। नो ऑफर और इन्विटेशन shall be made to a body corporate incorporated in this act or nationality of a country which shares a land border with India unless such person has obtained government approval under the FEMA rules and such approval is attached with the PIPO का। ये पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। हो गया, 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 हो गया। अरे ऐसे ही वो निपटाया नहीं भाई, एक एक छोटी छोटी चीज बताओ, सारी चीजें खत्म हो गई सर। और इसके साथ वी हैव डन अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। सर ये रिवीजन जो है हमारे पिछले बार के रिवीजन से 10 मिनट ज्यादा लगा, नेचुरली बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ फ्यू सेक्शंस और बीच में छोटी छोटी चीज जो ऐड हुई है। अदरवाइज रिवीजन बहुत परफेक्ट था और इससे ज्यादा इससे कम टाइम में नहीं हो सकता। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन and I hope you're going to share this with a lot of your friends and help me reach out to a broader audience. Show some love in the comments. If this video was really helpful, मेहनत लगती है राजा, तो प्लीज जरा कमेंट में जाकर के कुछ अच्छा बोल देना, because your appreciation is my motivation and that is what keeps me going. All right, thank you guys. I hope you enjoyed this revision. I will see you in the next chapter's revision. Until then, take care. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off.